सो लोग दिस इज़ अली फ्रॉम IIT वारंगल और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि CSAB काउंसलिंग 2022 कैसे करनी है, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, क्या इसका प्रोसेस है, मुझे तो कुछ नहीं इसके बारे में पता है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट, कितनी क्या फ़ीस है, क्या इसके लिए कोई अलग से रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह लगती है, जैसे कि जोसा में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी, तो इसमें क्या लगती है, और क्या मुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पता क्या मुझे पेड काउंसलर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे पेड काउंसलर अवेलेबल हैं, क्या मुझसे उनसे काउंसलिंग करानी होगी। ठीक है, तो ये सब हम जान रहे होंगे। तो अगर बात करते हैं पेड काउंसलर की, तो आपको यार किसी भी पेड काउंसलर की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। आपने बस क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये भाई आपका है ना, आपके साथ में CSAB काउंसलिंग स्टार्टिंग से लेकर आपके एडमिशन तक आपका साथ दे रहा होगा। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या सीट एक्सेप्टेंस के बाद जैसा भी आपको सीट का अलॉटमेंट होता है उसके बाद जो भी आपके डाउट्स आ रहे थे, क्वेरी वगैरह रेज होती है, इसको कैसे क्या सॉल्व करना है, क्या डाउट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं यार जो एडमिशन प्रोसेस में, तो वो सारी चीज़ें हम डील कर रहे होंगे इसके साथ में, राइट। तो आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यार। अपना भी टाइम बहुत इन्वेस्ट होता है इन वीडियोस को बनाने में, 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। अगर आप लाइक कर देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, इससे यार अपने को बहुत मोटिवेशन मिलता है कि यार ठीक है, मैं जो टाइम दे रहा हूँ तो कुछ तो आउटपुट मिल रहा है, बच्चों को अच्छा लग रहा है और उनका भला हो रहा है। बस यही एक बेसिक मोटिवेशन है फॉर मी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मैंने यार 2 वीडियोज़ ऐसी बनाई थी और फिजिकल रिपोर्टिंग कब हो रही होगी जोसा काउंसलिंग के बाद। ठीक है, तो वो आप जाके देख सकते हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है। उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, और आई बटन में भी आपको मेंशन हो रहा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। सो वहाँ पे हमने यार ये बात करी थी कि फ़िज़िकल रिपोर्टिंग कब करनी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि CSAB में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बहुत से ऐसे जो नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो फ़िज़िकल रिपोर्टिंग किसको कब करनी है, सब कुछ वहाँ पे डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली हमारा पर्पज़ ये है कि CSAB काउंसलिंग से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हों वो हम क्लियर कर रहे हों, और ये सब क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। और एक ये मेजर डाउट रहता है कि हमारा जो रिज़ल्ट है उसमें तो यार 2 तरह की रैंक होती है, किस रैंक के बेसिस पे हमें ये सीट का अलॉटमेंट हो रहा होता है, ये यार आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से इस मिथ में रहते हैं कि क्या हमें इस रैंक से सीट का अलॉटमेंट हो रहा होगा, तो वो ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, और कौन सी आपकी रैंक यूज़ हो रही होती है, क्या इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, क्या हमें कोई फ़ीस वगैरह सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, ठीक है, सबमिशन ऑफ विलिंगनेस ये कैसे करना है, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, राइट, और किसको कितनी फ़ीस देनी होगी। क्योंकि होता क्या है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने ऑनलाइन रिपोर्ट भी करी, सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस भी सबमिट करी, तो उनके लिए यार यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अलग फ़ीस है, और वो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने नए तरीके से यहाँ पे CSAB में पार्टिसिपेट किया है उनके लिए फ़ीस अलग है। ठीक है, तो ये सब चीज़ समझने के लिए इस वीडियो को यार आपने पूरा देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार कौन कौन से यहाँ पे कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो कॉलेज यार आपके कौन कौन से, IITs हैं, NITs हैं, IIITs हैं। तो इसमें से पार्टिसिपेट कौन से कर रहे होते हैं, तो यार इसमें वो कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं जो कि NIT प्लस सिस्टम में कंसीडर किए जाते हैं। अब इसमें कौन से कंसीडर किए जाते हैं, तो NIT प्लस सिस्टम में आते हैं आपकी सारी NITs और सारी IIITs और वो सारी GFTIs एंड IEST शिवपुर। तो इसमें यार IIT आपकी पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती, बहुत से लोगों को नहीं पता होता, लेकिन जैसे जैसे वीडियो वगैरह देखते हैं तो उन्हें ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। अब यार दूसरा मेजर डाउट ये रहता है कि हमारे पास जो यार रिजल्ट है उसमें तो यार 2 तरह की रैंक होती है, एक होती है CRL रैंक और दूसरी होती है कैटेगरी रैंक। तो इसमें यूज़ कौन सी हो रही होती है, तो जोसा में क्या हो रहा था कि दोनों रैंक के बेसिस पे आपको सीट मिल रही थी, यानी जो भी उसके हिसाब से बेस्ट हो रहा होता उसके हिसाब से आपको सीट अलॉट हो रही होती। किसी को CRL रैंक के बेसिस पे अलॉट हो जाती है, तो किसी को कैटेगरी रैंक के बेसिस पे, लेकिन इसमें यार आपको सिर्फ और सिर्फ CRL रैंक के बेसिस पर आपको सीट अलॉट हो रही होगी, राइट। तो ये यार डाउट मुझे जब क्लियर हुआ, जब मैं CSAB के लिए पार्टिसिपेट किया, मैं तो उसी दुनिया में खो रहा था कि भाई मुझे कैटेगरी रैंक के हिसाब से तो टॉप NITs में CSE मिल रही है, NIT त्रिची में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही है, और इस समय जिस NIT वारंगल में यहाँ के CSE मिल रही है। लेकिन जब पार्टिसिपेट किया है ना, तो उसके बाद पता चला कि यार भाई ऐसी चीज़। तो यार वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि यार इसमें किन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो हमने स्टार्टिंग में बात ही नहीं करी। तो यार इसमें इन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना, उन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट तो किया है लेकिन उन्हें कोई भी सीट, उन्होंने जो भी कॉलेज या फिर ब्रांच अलॉट हुई उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, वो सोच रहे हैं कि हमें और इससे अच्छा कॉलेज या इससे अच्छा ब्रांच मिल जाए, तो यार वो स्टूडेंट्स इस CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते। और दूसरा, उन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए CSAB काउंसलिंग में जिनकी रैंक यार बहुत कम है, 1 लाख के करीब जा रही है, 70-80 हज़ार के करीब जा रही है। ठीक है, तो क्या उन्हें कौन कौन से NITs, कौन से IIITs, कौन सी GFTIs मिल रही होंगी। ठीक है, तो उस पर यार एक नई वीडियो आ रही होगी जिसमें हम सारे NITs की, सारी IIITs की और सारी GFTIs की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, क्या एक अगर आपकी रैंक इस एरिया में बिलोंग कर रही है, इस रीजन में बिलोंग कर रही है, यानी 60 to 70, 70 to 90 के, तो उस केस में आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे होंगे, क्या ब्रांच मिल रही होगी, सब कुछ जान रहे होंगे। तो इसीलिए बोला ना यार, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि यार इससे रिलेटेड आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो।
ठीक है। तो CSAB का यार काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने किया था तो मैंने भी CSAB काउंसलिंग करी थी। पहले मैंने जोसा करी, ठीक है, उसमें भी मुझे सीट का अलॉटमेंट हुआ, उसमें मुझे NIT इलाहाबाद का मैकेनिकल मिल रहा था जोसा के अराउंड 6 तक, राइट। उसके बाद मैं सोच रहा था कि मुझे यार मेरा ड्रीम NIT की बात करूँ तो मेरा NIT वारंगल था। यहाँ पे CSE NIT वारंगल ब्रांच जो मेरी ड्रीम ब्रांच थी, और ड्रीम कॉलेज था। ड्रीम कॉलेज तो मिल गया बट ब्रांच नहीं मिली, बट कोई बात नहीं, उसके लिए भी हम मेहनत अलग से कर रहे हैं, ठीक है। केमिकल का अलग साथ में है, वो भी इसके साथ में हम CSE की तरफ भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। और तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ बेफालतू में, चलो मुद्दे पे आते हैं। तो मेरा रीज़न यार बेसिकली यही था CSAB में कि मुझे NIT इलाहाबाद मैकेनिकल मिला है, ठीक है, मैं इससे भी सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन अगर इससे बेहतर मुझे कॉलेज मिल जाता है और अच्छी ब्रांच मिल जाती तो मैं इसके लिए भी सेटिस्फाइड हूँ। तो मैंने उसी के सोच में फिर पार्टिसिपेट किया, और फिर मैंने इस तरीके से पार्टिसिपेट किया, चॉइस फिलिंग वगैरह करी, तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तरीके की मिस्टेक नहीं हुई, और मुझे NIT वारंगल का CSAB राउंड 1 में ही केमिकल ब्रांच मिल गया था, जिससे मैं बहुत खुश था, ठीक है। ड्रीम कॉलेज मिल चुका है, ठीक है। तो आपने भी यार उन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना है जो सोच रहे हैं कि जोसा के राउंड, जोसा में तो मुझे सीट अलॉट हुई, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कोई बेहतर सीट या फिर बेहतर कॉलेज अलॉट हो, तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और कैसे क्या प्रोसेस वगैरह है वो सब यार मैंने बोला ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वैसे मैं बार बार बोलता नहीं, इस वीडियो में मैंने 2-3 बार बोल दिया, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि यार CSAB अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर आप अभी से वीडियोस वगैरह देखेंगे, सारी चीज़ें समझ रहे होंगे, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से CSAB काउंसलिंग कर रहे होंगे। और अगर आपसे कोई भी डाउट्स वगैरह पूछता है तो फिर आप उसे फटाक से क्लियर भी कर सकते कि हाँ भाई ये पता है मुझे, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब यार मुद्दे की तरफ आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो रूल नंबर 1 है वो यही है कि यार बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी JEE मेंस की रैंक ठीक ठाक थी और उन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन फिर उनका मूड बनता है कि चलो यार देख लेते हैं कि कौन सा कॉलेज मिल रहा है, तो वो यार CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। यानी जो उनकी जो कट ऑफ, उनकी जो रैंक वगैरह थी, उन्होंने कट ऑफ तो क्लियर कर लिया, यानी जोसा में भी पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं, तो क्या वो CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है, आप नए तरीके से भी CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। और रूल नंबर 2 ये है कि यार जिन्होंने जोसा में तो पार्टिसिपेट किया राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक, और उनको सीट का अलॉटमेंट भी हुआ, तो क्या वो CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो हाँ, वो भी कर सकते हैं। और रूल नंबर 3 यही है कि बेसिकली यार उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया और उन्हें भी किसी भी सीट का अलॉटमेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो यार वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 5 ये है कि बेसिकली अपने जोसा में राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक को किसी भी सीट का अलॉटमेंट हुआ और आपने वहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग वगैरह भी करी, सीट एक्सेप्टेंस फीस सबमिट करी, पार्शियल एडमिशन फीस भी सबमिट किया, क्या उसके बाद CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल यार कर सकते हैं आप CSAB में पार्टिसिपेट। और अब हम बात करते हैं कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पार्टिसिपेट यार वो लोग नहीं कर सकते जिनको जोसा से राउंड 1 से लेकर राउंड 6 में उन्होंने किसी का सीट का अलॉटमेंट हुआ, ठीक है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करी, ठीक है, और पार्शियल एडमिशन फीस सबमिट किया, और उसके बाद जो फिजिकल रिपोर्टिंग होती है उन्होंने वो करी, और उसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि हम CSAB स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इसमें, राइट। तो ये यार हमने डिस्कस करी यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थे, या 5 थे। 5 को अगर मैं 3 पॉइंट में कहना चाहूँ तो आसानी से कह सकता हूँ कि पहले यही कि आपकी JEE मेंस में जो भी रैंक आई उसके अकॉर्डिंग आप जोसा में तो एलिजिबल थे, लेकिन आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आप भी CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा वो है कि अगर आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया, आपको सीट नहीं मिली या फिर आपको सीट मिली, ठीक है, और सीट मिली है ना, और सीट मिली, आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी करी, ठीक है, तो क्या उसके बाद आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो हाँ, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और तीसरा रूल ये है, ये मैं समराइज़ करके बता रहा हूँ, टोटल तो 5 रूल थे, उसमें से 3 यानी 2 को मैंने कंबाइन कर दिया। तो तीसरा रूल ये है कि आपने जोसा में आपको सीट अलॉट हुई, आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग करी, सीट एक्सेप्टेंस फीस सबमिट करी, पार्शियल एडमिशन फीस सबमिट किया, और उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान आपने वहाँ पर ये मेंशन किया कि हमें CSAB में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि यार एलिजिबिलिटी हमें पता चल गई, कौन कौन से कॉलेज हैं ये हमें पता चल गया, ठीक है, किस बेसिस पे, कौन से रैंक के बेसिस पे हमें CSAB में सीट अलॉट हो रही होगी, ये तीनों चीज़ें हमने डिस्कस करी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, क्या इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, राइट। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या है, किसी फीस का सबमिट करना पड़ता है, तो हाँ यार सबमिट करना पड़ता है, वो भी हम देख रहे होंगे। और जोसा की तरह यार इसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ऐसा नहीं है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करने होंगे। जोसा में हम लोग सिर्फ अपना JEE मेन रोल नंबर डालते थे, पासवर्ड डालते थे, उसके बाद सारी चीज़ें खुल जाती थी, लेकिन इसमें आपने क्या करना है कि कुछ स्टार्टिंग में आपको 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स आई थिंक वो आपको सबमिट करने होंगे, अपलोड करने होंगे। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स वो सब हम देख रहे होंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में स्टेप नंबर 1 है कि आपको CSAB पोर्टल पे जाना है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। वो कैसे करना है, JEE मेंस का रोल नंबर डालना है, ठीक है, और पासवर्ड डालना है, और उसके साथ में कुछ
आपको फॉर्मेलिटीज़ फिल करनी होगी, जेंडर, नेम, फीमेल वगैरह ये सारी चीज़ें। और उसके बाद आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे और उसके बाद आपने पार्टिसिपेशन फ़ीस सबमिट करनी है। ये जोसा की तरह ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ़ीस नहीं सबमिट होगी, यहाँ पर आपको फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी, राइट। कितनी सबमिट करनी पड़ेगी, किन किन को कितनी, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सभी को सेम फ़ीस सबमिट करनी होगी, यहाँ पे हर स्टूडेंट्स को अलग फ़ीस सबमिट करनी होगी, ठीक है। और पहले जान लेते हैं कि यार इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो पहला है कि यार आपको क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, अगर आप कोई किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, राइट। और उसके बाद PWD सर्टिफिकेट, ठीक है। और PWD स्टूडेंट्स वालों को एक एफिडेविट भी सबमिट करना होगा, राइट। तो ये यार डॉक्यूमेंट्स तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सबमिट करने हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि पार्टिसिपेशन फ़ीस कितनी सबमिट करनी होगी। तो पहले यार समझ लेते हैं 4 तरीके के स्टूडेंट्स हैं जिनको इतनी फ़ीस सबमिट करनी होगी। कितनी अभी मैं बता रहा हूँ, पहले ये समझो कि कितने तरीके के स्टूडेंट्स हैं, है ना, 4 तरीके के। तो पहला वो स्टूडेंट्स यार जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, डायरेक्ट वो CSAB में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा वो जिन्होंने जोसा में तो पार्टिसिपेट किया लेकिन उन्हें सीट का अलॉटमेंट नहीं हुआ, ठीक है। और तीसरा वो जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया लेकिन सीट का भी अलॉटमेंट हुआ और वो चाह रहे हैं कि पार्टिसिपेट करें CSAB में, तो उन्हें कितनी फ़ीस सबमिट करना होगी। और चौथे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट जोसा के लास्ट राउंड तक उन्होंने IIT अलॉट हुई लेकिन वो चाह रहे हैं कि IIT में उन्हें अच्छी ब्रांच नहीं मिली, तो और वो सोच रहे हैं कि हम CSAB में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर मुझे टॉप NIT में कुछ अच्छा मिल जाता है तो हम वो ले लेते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को कितनी फ़ीस सबमिट करनी होगी। तो ये जो 4 तरीके के स्टूडेंट्स हैं उनको यार इतनी फ़ीस सबमिट करने की वो ये है कि अगर वो जनरल, EWS, OBC NC रहे तो उन्हें 37,000 सबमिट करनी होगी। और अगर वो SC ST और PWD स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें 17,000 सबमिट करनी होगी, राइट। तो पार्टिसिपेशन फ़ीस या दूसरे स्टूडेंट्स यार इस तरीके के हो सकते हैं कि जिन्होंने जोसा में तो पार्टिसिपेट किया उनको सीट भी मिली और उन्होंने पूरा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करी, सीट एक्सेप्टेंस, फ़ीस सबमिट करी और उसके बाद उन्होंने किसी तरीके सीट को विड्रॉ कर लिया। या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो भी SC ST से बिलोंग करते हैं, सीट एक्सेप्टेंस, फ़ीस सबमिट करी, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करी, उसके बाद सीट को विड्रॉ कर लिया, तो उनको कितनी फ़ीस सबमिट देनी होगी, पार्टिसिपेशन फ़ीस उनको 2,000 सिर्फ देनी होगी, राइट। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है हमें यार 2,000 तो देना पड़ेगा, लेकिन जो हमने जोसा में सबमिट करी है 35,000 या फिर जो भी SC ST वाले हैं 15,000, उसका क्या होगा, उस पैसे का क्या होगा। तो वो यार आपकी स्पेशल राउंड में शिफ्ट हो जाएगी। तो CSAB में जैसे भी आपको सीट का अलॉटमेंट होता है तो उसमें आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो उस टाइम पर भी सीट एक्सेप्टेंस फीस चाहिए होती है। लेकिन आपने तो जोसा में ही पार्टिसिपेट किया तो वहाँ पर आपने सबमिट करी थी, तो आपको यहाँ पर सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, राइट। तो अब बात आती है कि चॉइस फिलिंग की। हमें ये बताओ चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। क्या हमारी जो जोसा में हमने चॉइस फिल करी थी क्या उसी के बेसिस पे चीज़ें अलॉट हो रही है, क्या हम नए तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो यार आप बिल्कुल नए तरीके से फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, बिल्कुल नए तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। और चॉइस फिलिंग में किसी भी तरीके की गलती मत करना, क्योंकि अगर सीट इधर अलॉट हो गई, वो आपने गलती से कुछ भी अलॉट हो गई है ना, और जो आपको सीट जोसा में मिली थी वो आपको दोबारा नहीं मिल सकती है ना। तो आपने मेन एक बात का ध्यान रखना है इस CSAB चॉइस फिलिंग में कि आपने जो प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना है उसमें यार उन कॉलेजेस, उन ब्रांच को बिल्कुल भी मत भरना जिन पे आप जाना ही नहीं चाहते, ठीक है। पूरी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बनानी है आपको। जो भी आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया था, सपोज आपने 100 आपने कॉलेजेस भरे थे, कॉलेज ब्रांच, और उसमें आपको 50th रैंक वाला आपको सीट अलॉट हुई थी जोसा में, तो आपके पास जो 50 से ऊपर वाले हैं सिर्फ वही भर रहा, ठीक है। उसमें भी आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो 50 से नीचे वाले हैं उनको आप गलती से भी मत भरना, क्योंकि वही आपको अलॉट हो जाएंगे अगर आप वो भर देंगे, राइट। तो यार चॉइस फिलिंग करनी कैसे है, बेसिकली ये सारा कुछ हम आपको 1 to 1 आपको बता रहे होंगे ना, हर एक स्टूडेंट्स की चॉइस फिलिंग वगैरह कर रहे होंगे। तो इसलिए बोला ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। CSAB काउंसलिंग स्टार्ट होने तक, एडमिशन तक हम आपका साथ दे रहे होंगे। उसके बाद कॉलेज में क्या क्या करना है, कौन सी सॉफ्ट स्किल है, कौन सी हार्ड स्किल, किसको क्या सीखना चाहिए, सब कुछ बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो तो ठीक है, बाद में बात कर लेंगे। अभी ये बताओ कि चॉइस फिलिंग कर ली, उसके बाद जब सीट हमें अलॉट होगी तो फिर यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे सबमिशन ऑफ विलिंगनेस में। तो जोसा में तो 3 ऑप्शन होते थे, लेकिन यहाँ पे तो हमें 2 और दिख रहे हैं, वो भी खतरनाक वाले। तो कौन से ऑप्शन को चूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें यार पहले ही स्लाइड, फ्रीज एंड फ्लोट, ये तो तीनों आपको पता ही है, ठीक है। फ्रीज का मतलब जो आपको मिला आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और फ्लोट का मतलब जो भी आपको मिली है वो तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप सोचने कि जो मेरी हायर ऑर्डर है वो आप मुझे मिल जाए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कॉलेज। स्लाइड में मतलब मुझे ठीक है जो मिली है वो मिली है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसी इंस्टीट्यूट में मुझे जो हायर ब्रांच है वो मिल जाए, राइट। और जो चौथे और 5वें ऑप्शन है उनको तो यार आप कतई भी मत चूज़ करना। अगर आप बिल्कुल ही चाहते हैं कि ठीक है ये अगर सिचुएशन है तो आप चूज़ कर सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन ये है कि आपको जो सीट मिली वो सरेंडर कर दें और आप राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट करें। यानी जो आपको सीट मिली है स्पेशल राउंड 2 में उसे आप नहीं ले रहे हैं, ठीक है, और पार्टिसिपेट कर रहे हैं राउंड 2 में, सोच रहे हैं कि आपको कोई दूसरी सीट मिल जाए।
ठीक है, तो आप चौथा राउंड चूज़ कर सकते हैं। पाँचवा राउंड यही कि ठीक है, जो आपने सीट मिली आपने उसे सरेंडर कर दिया, हमें नहीं लेना भाई, और हमें तो भाई CSAB से में भी नहीं पार्टिसिपेट करना, अब हम आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहते, तो वो पाँचवा ऑप्शन चूज़ कर लें। तो सेफ ऑप्शन कौन से 1 से लेकर 3 तक हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपने चौथा भी ऑप्शन चूज़ कर लिया, आपने सरेंडर कर दिया, नहीं आपको जो सीट अलॉट हुई थी राउंड 1 में, आपने क्या किया, छोड़ दिया उसे और सोच रहे कि CSAB में मुझे राउंड 2 में दूसरी सीट मिले, तो अगर उस केस में अगर आपको नहीं मिलती है तो फिर आपके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि जो राउंड 1 में मिली थी उसी ने आपने धक्का दे दिया भाई, नहीं चाहिए मुझे, और जो राउंड 2 में तो आपको मिला ही नहीं, तो आप तो भिखारी हो गए भाई, है ना, या फिर आप ड्रॉप लो, नहीं चांस है तो फिर अब तो कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, राइट। तो आपको चौथे और पाँचवें ऑप्शन बहुत सोच समझ के चूज़ करने, बेहतर यही होगा कि आप यही 1 से लेकर 3 ऑप्शंस में ही खेलें, राइट। तो यार हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, तो सीट एक्सेप्टेंस फीस की बात करते हैं। तो यार उसमें यार ऐसे स्टूडेंट जिनको यार पहली बार सीट अलॉट हुई, भाई चाहे जोसा के हो चाहे CSAB में, जोसा में पार्टिसिपेट किया उन्हें सीट नहीं अलॉट हुई, ठीक है, CSAB में पार्टिसिपेट किया उन्हें पहली बार सीट अलॉट हुई, ठीक है, तो उन्हें कितनी फीस सबमिट करनी होगी सीट एक्सेप्टेंस फीस के तौर पे। तो अगर वो जनरल EWS OBC NCL हैं तो उन्हें 38 के सबमिट करनी होगी, और अगर वो क्या बोलते हैं, अगर वो SC ST PWD स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें 18 के सबमिट करनी होगी, यानी 18,000, ठीक है, 38,000 और 18,000 कैटेगरी वाइज, ठीक है। अब बात करते हैं वो स्टूडेंट्स फी फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी बीन एलोकेटेड अ सीट इन जोसा एंड CSAB एंड वांट्स टू एक्सेप्ट द सीट अलॉटमेंट ऑफ CSAB। यार वो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको यार जोसा में सीट मिली थी और उन्होंने वहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग वगैरह सारी सीट एक्सेप्टेंस फीस वगैरह वहाँ पे सबमिट करी थी, तो उन्हें यार यहाँ पर सीट एक्सेप्टेंस फीस सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा अभी पहले मैंने डिस्कस किया पार्टिसिपेशन फीस में कि वो स्टूडेंट्स जिनको यार जोसा में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने सीट मिली, उन्होंने ऑनलाइन रिपोर्टिंग करी, सीट एक्सेप्टेंस फीस भी सबमिट करी, अब उन्हें CSAB में सीट एक्सेप्टेंस फीस सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये यार सारी चीज़ हमने तो वीडियो यार काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, हमने क्या क्या डिस्कस किया, कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, किस रैंक के बेसिस पे आपका हो रहा था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, पार्टिसिपेशन प्रोसेस क्या है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं एट द टाइम ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है, कितनी क्या सीट एक्सेप्टेंस ऑफ, उसके बाद हमने बात करी पार्टिसिपेशन फ़ीस क्या है, पार्टिसिपेशन फ़ीस के बाद चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ठीक है, और उसके जो भी 5 ऑप्शन होते हैं उनमें से कौन सा चूज़ करना है, और उसके बाद हमने बात करी सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस किसको कितनी सबमिट करनी है और किसको नहीं सबमिट करनी है। तो यार ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो इस वीडियो को अभी तक यहीं तक रोते हैं। अब इसके बाद आने वाली वीडियोज़ में बात कर रहे होंगे कि यार रिफंड पॉलिसीज़ क्या हैं, ठीक है, और CSAB के बाद क्या हो कि जैसे बहुत से लोग ड्रॉप ले लेते हैं, तो सोचते हैं कि जो भी मैंने पैसा सबमिट किया तो वो मुझे कब मिल रहा होगा, कैसे मिल रहा होगा और कितना मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये रिफंड पॉलिसीज़ पे भी आगे वीडियो आ रही होगी, और चॉइस फिलिंग कैसे करना है पूरी कंप्लीट वीडियो यार उस पर आ रही होगी, ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सब बता रहे होंगे, और बहुत से स्टूडेंट्स की मैं खुद ही चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और इसीलिए बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और 1 to 1 बात करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स होंगे सारे वहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे। लेकिन यार आप ये सोच रहे होंगे कि CSAB काउंसलिंग अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई, और भैया अभी ने आपने यूट्यूब पे पोल किया था, पोस्ट की थी पोल की, कि आप सोच रहे थे, आपने बात करी थी कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो, CSAB काउंसलिंग पे या फिर फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ ईच कॉलेजेस। तो मैं आपको बता दूं यार कि आपने उसमें क्या चूज़ किया था, बहुत से स्टूडेंट ने चूज़ किया था, जो मेजोरिटी वोट थे वो थे कि फिजिकल रिपोर्टिंग आप बताओ प्रोसेस क्या है हर एक कॉलेज का। तो लेकिन मैं उसी को ही बनाने जा रहा था, लेकिन जब मैं उसके लिए कंटेंट देखा, मैं बहुत सारे कॉलेजेस की वेबसाइट पर विजिट किया, तो उन्होंने फिजिकल रिपोर्टिंग से लेकर बहुत सारा कुछ मेंशन ही नहीं किया था, तो क्योंकि वहाँ पे इनकम्प्लीट नॉलेज मुझे मिल रही थी, तो मैं सोचा कि अभी यार जोसा कंप्लीट भी नहीं हुआ, अभी जोसा ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हुआ, जोसा का राउंड 3 ही कंप्लीट हुआ, अभी जैसे जोसा राउंड 5 कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ तक इस वीडियो को भी हम ला रहे होंगे फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस ऑफ हर कॉलेज का, राइट। तो इसके लिए सॉरी यार, क्योंकि कंटेंट है ना, कि देखो यार सिर्फ वीडियो बनाना मकसद नहीं है, आपको यार सही और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जो आपके लिए यार रियली हेल्पफुल हो, है ना। हर एक का यार टाइम कीमती होता है, मेरा भी कीमती है, आपका भी कीमती है ना। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिले, आप कुछ ले जाओ, है ना, वो चीज़ यार मैटर करती है, ठीक है। मैं भी ऐसा नहीं कुछ फालतू का बताऊँ, है ना, मेरा भी टाइम है, मैं भी कुछ और कर सकता हूँ, कोडिंग मतलब मैं भी कुछ और कर सकता हूँ, लेकिन आपको टाइम देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पीयर ग्रुप के समझते हैं कि दिस इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम, बट नॉट, मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे दिल से बहुत खुशी होती है अगर किसी का भला होता है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं कि उनका मतलब डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि मैं यार इस फेज़ से गुजर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी यार माइंड में वो रहती थी कि भाई मेहनत तो बहुत करी, पता चला काउंसलिंग में कोई दिक्कत हो गई जिसकी वजह से एडमिशन ना हो पाया, तो कितनी दुख की बात है। और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, तो मैं सोचता हूँ आपके साथ ऐसा ना हो, तो इसलिए यार आपका भाई आपके साथ रहता है, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को यार रखते हैं यहीं तक और मिलते हैं यार अगली वीडियो। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट।